भी आपने ये पढ़ा होगा तो उसके साथ एक स्टेटमेंट और जुड़ा होता है कि बीटा बाई अल्फा। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो डेल्टा जाकर रुक। सो हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ आवर रे ऑप्टिक्स लेक्चर। रे ऑप्टिक्स के लेक्चर की एक वीडियो आप तक पहुंच चुकी है और उसी के आगे के जो टॉपिक्स रह गए थे जिसमें कि प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पोर्शन रह गया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे। आज हम लोग उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो बहुत समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे और मेन जो पोर्शन है रे डायग्राम का यानी कि आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। तो आज के टॉपिक, सबसे पहला स्लाइड हमारी बता रही है कि आज के टॉपिक हमारे हैं, एक तो प्रिज्म होगा जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, हम लोग रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की बात करेंगे और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक प्रिज्म पे। बेटा प्रिज्म आप सभी जानते हैं कि प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। एटलीस्ट 2 बार लाइट उससे पास जब होती तो एटलीस्ट 2 बार रिफ्रैक्ट होती। तो यहाँ पे हम अगर इसको ड्रॉ करें बड़ा सा, तो ये ट्रायंगुलर शेप में या राइट, इसमें जो 2 फेसेस होते हैं, ये तो 2D पिक्चराइजेशन हुआ। 3D पिक्चराइजेशन करें तो इसमें 2 फेसेस क्या होता है, एक किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं और ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट होगा, होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस होने का मतलब है कि मटेरियल पूरे प्रिज्म के लिए एक जैसा रहेगा और क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिंग रहेगा। रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग यानी लाइट को अपने थ्रू पास करेगा, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। प्रिज्म से रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस आते हैं कि प्रिज्म से आपका जो प्रिज्म एंगल हुआ या प्रिज्म का कैसा बिहेवियर होता है एंगल ऑफ डेविएशन से, या प्रिज्म कैसा वर्क करता है लाइट के रे के ऊपर, उसके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें नाम आता है या सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन का। एंगल ऑफ डेविएशन का, देखिए इसको समझते हुए अगर हम पहले इसका डायग्राम बनाएं तो आपको समझना ये होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट पर हमारे पास एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है। ये यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी। अब वैसे तो लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लाइट का पाथ इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इसका क्या होगा, ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो क्या होगी, नॉर्मल की डायरेक्शन में थोड़ी सी बेंड होगी, नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड हुई और उसके बाद जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो वापस से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो वापस से रिफ्रैक्शन होगा और लाइट अब नॉर्मल से अवे बेंड होगी। लाइट क्या होगी, नॉर्मल से अवे बेंड होते हुए इस साइड जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे। ये हो जाएगी हमारी इमर्जेंट रे और ये होगा हमारा रिफ्रैक्शन, ये हमारी बोली जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। अंदर जो भी ट्रेवल कर रही है इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। अब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में जितना एंगल बनाएंगे, ये वाला ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, यही एक्चुअल पाथ को डिफाइन कर रहा है जो कि प्रिज्म की वजह से चेंज हुआ है। भाई प्रिज्म अगर ना होता तो लाइट का पाथ इस तरीके से होता है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द प्रिज्म लाइट का पाथ अब कैसा हो गया, इस तरीके से। तो बीच में एंगल कितना चेंज हुआ, ये तो हमें ये डेल्टा निकालना होगा। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के टर्म्स में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है दैट इज आई। नॉर्मल के साथ हमारी जो इमर्जेंट रे जितना एंगल बनाएगी वो हो जाएगा ई, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल्स बनाती हैं वो हो जाएंगे R1 एंड R2। आप सभी ने जैसे लास्ट वीडियो में देखा होगा हम लोगों ने ज्योमेट्री का काफ़ी यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। हमें कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, पहले तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, PQ RS T U V। अच्छा, ये हो जाएगा आपका प्रिज्म एंगल।
दो फेसेस, प्रिज्म की किसी भी दो फेसेस के बीच बनने वाला जो भी एंगल होता है उसको हम लोग प्रिज्म एंगल बोलते हैं और उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो भी हमारे पास कंटेंट दिया हुआ पहले हम उसको डिनोट करें। तो पी क्यू, ये सब लिखने की जरूरत नहीं कि पी क्यू आपकी इंसिडेंट रे है या क्यू आर आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, आर एस आपकी इमरजेंट रे है, डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है और आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ई एंगल ऑफ इमरजेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप इतना आप क्लियर, आपको दिमाग में क्लियर होगा। तो हम सीधे इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल क्यू यू आर की, फ्रॉम ट्राइंगल क्यू यू आर, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो डेल्टा के लिए ये जो एंगल्स हो जाएंगे, ये पहले तो हम इन एंगल्स को थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री। अगर ये आई बना रहा है, करें कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ये पूरा एंगल कितना बनाएगी आई, और उसमें से R1 पोर्शन निकल गया तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा I माइनस R1। और ऐसे ही ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका E, और इसमें से R2 अगर एंगल हम निकाल दें तो ये कितना हो जाएगा E माइनस R2, E माइनस R2। अब अगर हम इस ट्राइंगल में अपना हम ज्योमेट्री लगाएं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं, तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा की जो वैल्यू है वो उसके सामने के दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगी। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ये आपका डेल्टा एक्सटीरियर एंगल हुआ, इसके सामने के दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो जरा इसको हम अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन ये आया, डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब आते हैं हम इस नीचे वाले ट्राइंगल पे QRT में, फ्रॉम ट्राइंगल QRT। इसकी बात करें अगर हम, तो आप जानते हैं तीनों एंगल्स का सम, किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें से दो एंगल दे रखे हैं R1 और R2। तो बचे हुए एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल QTR इक्वल्स टू 180 माइनस R1 प्लस R2। ये हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, यानी इसकी ये वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस R1 प्लस R2। दिस इज योर इक्वेशन 2। और अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल जो कि बन रहा है QTRV, एक क्वाड्रिलेटरल QTRV की बात करें तो आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो फ्रंट के यानी एक दूसरे के सामने के जो एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है 180। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल QVR प्लस एंगल QTR इक्वल्स टू 180। अब यहाँ अगर हम एंगल QTR की वैल्यू को पुट करें तो हमें मिलेगा एंगल Q, और हमारे पास QVR की वैल्यू भी दे रखी है एंगल A, तो हम इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे A प्लस 180 माइनस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180। ये देखिए पहले हमने इस वाले एंगल की वैल्यू पुट की, ये कितना दे रखा है A, और QTR की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन से पुट की 180 माइनस R1 प्लस R2। ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड 180 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक रिलेशन आएगा A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 1 और 3 से ये कह सकते हैं कि डेल्टा की जो नई इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। हम ये कह सकते हैं डेल्टा की जो वैल्यू है डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस का A, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म रिलेशन। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म इक्वेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये भी पूछा जाता है कि प्रिज्म इक्वेशन को डिफाइन करिए। अच्छा, इसके पूछने के तरीके होंगे, आपको या तो स्टेटमेंट दिया जाएगा या फिर आपको सिनेरियो दिया जाएगा कि एक लाइट रे किसी प्रिज्म के किसी फेस पे इंसिडेंट हो रही है, फिर इमर्जेंट रे और उन दोनों के बीच के एंगल और बाकी सारे टर्म्स के बीच आप रिलेशन बताइए, या फिर आपको बाय नेमिंग कह जाएगा प्रिज्म इक्वेशन को आप डराइव करिए। उसके बाद इसमें जो पूछा जाता है मेनली कि जो डेल्टा है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, आप इसको डिफाइन करिए। तो डेल्टा देखिए डेल्टा किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला तो डेल्टा डिपेंड करता है मीडियम पे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जो भी मटेरियल होगा प्रिज्म का, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो जितना ज़्यादा होता जाएगा, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब है मीडियम उतना डेंस होता जाएगा,
और मीडियम जितना डेंस होगा उससे पास होने वाली लाइट उतनी ही ज़्यादा ट्रेवल करेगी और उतना ही उसका डेल्टा बढ़ेगा। तो अगर हम कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, सीधी सी बात। दूसरी बात अगर हम करें एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब हुआ कि प्रिज्म के एंगल को हम जितना बढ़ाते जाएंगे प्रिज्म उतना ही ब्रॉड होता जाएगा। प्रिज्म जितना ब्रॉड होता जाएगा यानी लाइट को उतनी ही डिस्टेंस उसमें ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा उसका एंगल ऑफ डिविएशन भी होगा। तो प्रिज्म एंगल के लिए भी सेम केस है कि जितना आप प्रिज्म एंगल बढ़ाएंगे उतना एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ेगा। थर्ड डिपेंडेंसी आती है इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। अच्छा, ये केस थोड़ा उल्टा है, ये केस थोड़ा उल्टा नहीं कहेंगे, अनयूजुअल कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी देखने को मिला होगा। आप जब प्रिज्म का प्रैक्टिकल करते हैं तो यही बिहेवियर चेक करते हैं। प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस के केस में होता क्या है, शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर आपका डेल्टा क्या होता है, डिक्रीज करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जितना बढ़ाएंगे डेल्टा उतना ही कम होगा, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो डेल्टा जाकर रुक जाता है। मान लेते हैं कि हम एक ग्राफ प्लॉट करें इस तरीके से, आई और ये यहाँ पर डेल्टा बना लेते हैं, दिस इज डेल्टा, दिस इज आई। शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बढ़ाएंगे डेल्टा डिक्रीज करेगा, बट एक पॉइंट आएगा और एक पॉइंट के बाद डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो जिस पॉइंट के बाद डेल्टा इंक्रीज करता है इस तरीके से, ये मान लेते हैं कि यहाँ इस वाले पॉइंट के बाद हमारे डेल्टा में क्या आया, राइज आया, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। और यहाँ पर आई की जो वैल्यू होती है वो ई के क्या हो जाती है, इक्वल। तो जब डेल्टा, ये डेल्टा एम, तो हम ये कह सकते हैं कि जब व्हेन डेल्टा टेंड्स टू डेल्टा एम, जब डेल्टा एम को टेंड करता है तब क्या रिलेशन बनते हैं। सबसे पहला आई और ई आपस में इक्वल हो जाते हैं। दूसरा क्या होगा, R1 और R2 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई और ई आपस में इक्वल हो गए और R1 R2 आपस में इक्वल हो गए। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन आपकी जो हमारी प्रिज्म इक्वेशन थी वो क्या बनेगी, देन डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई को हम आई भी लिख देंगे और ए को आप जानते हैं हम क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं 2R, तो ये बनेगा 2I माइनस 2R और ये हो जाएगा डेल्टा एम। तो यहाँ से डेल्टा एम हो जाएगा आपका, इसको ए कर लेते हैं वापस से, इसको ए करते हैं। तो डेल्टा एम की वैल्यू आएगी हमारे पास डेल्टा एम प्लस ए इक्वल्स टू 2I होगा, तो डिवाइड में इधर ले लें तो ये हो जाएगा I। तो एक रिलेशन तो ये आया हमारे पास I इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई 2। दूसरा रिलेशन क्या आएगा, ये वाला, इसमें अगर हम R की वैल्यू रखें तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस R, यानी A इक्वल्स टू 2R और R की वैल्यू यहाँ से आएगी A बाई 2। दो रिलेशन ये हो गए। आप सभी जानते हैं रिफ्रैक्शन जो लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है, स्नेल्स लॉ को ही कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ से हमें क्या पता चला कि किसी भी मीडियम का, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर के इक्वल होता है। बट जब ये कंडीशन आ गई हमारे पास मिनिमम डेविएशन की, थिन प्रिज्म के लिए अगर हम बात करें, पहले हम नॉर्मल प्रिज्म के लिए बात कर लेते हैं। चलिए, नॉर्मल प्रिज्म के लिए बात हो रही, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, एन ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। लेकिन इसमें एक और केस आता है कि अगर हम थिन प्रिज्म की बात करें, छोटे प्रिज्म की बात करें, जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बहुत छोटी, तो जैसे ही आप थिन प्रिज्म का केस कंसीडर करेंगे, एक मिनट यहाँ पे कहाँ, यहीं पे ऐड कर लेते हैं हम, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म के लिए आप जानते हैं साइन थीटा में चेंज हो जाता है और टेन थीटा में चेंज हो जाता है। तो आपका एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और साइन आई बाई साइन आर ना होके ये हो जाएगा आई अपॉन आर।
आई की वैल्यू आप जानते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू, 2 से 2 कैंसिल और आपके पास यहाँ n आएगा, n इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए। इसको थोड़ा कायदे से लिखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। यहाँ से जो रिलेशन, ये थिन प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज फॉर थिन प्रिज्म। तो कई बार थिन प्रिज्म के लिए भी रिलेशन पूछा जाता है, तो उसमें और कुछ चेंज नहीं करना है, आपको ये करना है कि जो भी हमारा प्रिज्म एंगल होगा ए विल बी वेरी स्मॉल, ए विल बी वेरी स्मॉल, ए की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। जब बहुत छोटी हो जाएगी आई और आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बहुत छोटे। उस केस में हम साइन थीटा को सीधे सीधे थीटा कंसीडर करेंगे और थिन प्रिज्म के लिए अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बतानी हो तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एम बाई ए। ये हुआ हमारा प्रिज्म का जो भी डिस्कशन था। अब प्रिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात करें हम, जी रहा, आई होप आपको दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि अ लाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, n की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, म्यू, और इसके एक फेस पर एक लाइट मूव करती है। व्हेन द प्रिज्म इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑब्जर्व दैट the emergent ray grazes the adjacent face, find the refractive index of the medium। हमें refractive index बताना है दूसरे मीडियम का। जब हम इस प्रिज्म को कह रहे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है। कह रहे कि एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई इमर्स होके, और जब दूसरी लाइट यहाँ से पास होगी तो ये लाइट इसके सरफेस पे ही रह जा रही, ये कहाँ पे रह जा रही है, इसके सरफेस पे। जब हम इसको किसी भी मटेरियल में मीडियम में डिप करा रहे हैं, इसको हम किसी मीडियम में डिप करा रहे हैं, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो प्रिज्म से रिलेटेड है उसकी बात करते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है n इक्वल्स टू म्यू, और ये कह रहे हैं कि एक प्रिज्म की एक फेस पर हम लोग किसी भी लाइट को नॉर्मल इंसिडेंस कराते हैं। ये रहा हमारा प्रिज्म का फेस, इस पे लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस हुई, यानी ये इसका पाथ चेंज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और उसके बाद जब अगर हम इस प्रिज्म को किसी भी एक ऐसे मीडियम में डिप कराएं जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाएगी, ये दूसरे मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने म्यू दे रखा है, और दूसरा जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n है या n डैश है। तो हमें बताना है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए जिसके लिए लाइट इस तरीके के फिनोमेना को फॉलो करे। तो आपको बोला गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये 60 डिग्री एंगल और ये 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है और ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो ये आपका ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या होगा कि दूसरे फिनोमेना के लिए आपका आई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू ये देखिए सरफेस पे ही रह जा रही है, तो ये 90 डिग्री, यानी आर की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अब हम बात करें फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n2/n1 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। देखिए n2 क्या है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी हमें जिसका निकालना है, तो हो जाएगा n डैश इक्वल्स टू n1 कितना हमें है म्यू हमारे पास, क्योंकि लाइट ग्लास से मीडियम में जा रही है तो म्यू, फिर साइन आई की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 और साइन आर की वैल्यू हो जाएगी साइन 90। यहाँ से हमारे पास n डैश की वैल्यू आएगी, देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2,
साइन 90 की वैल्यू 1 और म्यू इसके साथ और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये हो जाएगा √3/2 म्यू। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि प्रिज्म से डेरिवेशंस ही आते हैं, प्रिज्म से डेरिवेशंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी, और कई अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के और क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले सिंपल माइक्रोस्कोप भी पढ़ाया जाता है, बट सिंपल माइक्रोस्कोप हम कहेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ है नहीं खास। सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट उसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो एक ही केस होता है कि जिसमें इमेज कैसी हो जाती है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनती। सेम काम आपका सिंपल माइक्रोस्कोप करता है। तो उसमें एक लेंस का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कराते हैं, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसको बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, इस तरीके का केस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलते हैं हम सीधे सीधे अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भाई पहले समझ लेते हैं माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है। माइक्रोस्कोप का काम होता है छोटे ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाई करके दिखाना, मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ मैग्नीफाइंग पावर होगी। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने का फॉर्मूला होता है m = β/α। β/α, बीटा क्या होगा, बीटा वो एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। और अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, कब, जब वो प्लेस्ड है, प्लेस्ड एट कैपिटल डी होता है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वो डिस्टेंस जहां तक हम किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपनी आंखों से, मतलब उनके बीच डिफरेंस बता सकते हैं, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मल आइज के लिए ये वैल्यू होती है d = 25 सेंटीमीटर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट डी पे रखा हुआ है तब जितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग अल्फा डिफाइन करेंगे, और फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगी उसको बीटा, और इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये वर्किंग में कुछ है नहीं, हमारे पास क्या है, दो लेंसेज हैं। पहला एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, यही सारी चीजें आपको पेपर में लिखनी होंगी, और दूसरा होता है इसका आई पीस। तो जैसा काम है उसी हिसाब से इनको नाम दिया गया है। जिस लेंस से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, यानी जो लेंस ऑब्जेक्ट के तरफ रहेगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा, और जहाँ से हम लोग रीडिंग्स मेजर करेंगे या जहाँ से हम लोग चेक करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको हम बोलेंगे आई पीस लेंस। इसमें ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे माइक्रोस्कोप के का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो स्मॉल अपर्चर का होगा। ये कैसा होगा, स्मॉल अपर्चर का, अपर्चर स्मॉल अपर्चर। और आई पीस कैसा होता है, ऑफ लार्ज अपर्चर। तो ये बहुत कंफ्यूजन होती है। देखिए सेम टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, तो जब छोटी चीजों को देखना होगा तो उसके लिए छोटे लेंस की जरूरत होगी, और हमें देखने के लिए उसको बड़े लेंस की जरूरत होगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा और छोटे अपर्चर का होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। आई पीस लेंस बड़े अपर्चर का होगा, वहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, और वो भी एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब जरा इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, सॉरी इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ए बी कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए बी की पहली इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ से पहले रखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि फोकल लेंथ से इन्फिनिटी तक अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ है तो उसकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। तो यहाँ पर भी वही दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट की एक रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर A' B' आपको देखने को मिल रही। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखिए, आई पीस लेंस के लिए ये जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, ये आई पीस लेंस की फोकल लेंथ और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही। कहां पे बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और
आपके फोकल लेंथ के बीच में। और आप जानते हैं कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो इस तरीके से, तो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वो हमेशा एक वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो सेम केस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। हमें ए डैश बी डैश अब इस वाले ऑब्जेक्ट इस वाले लेंस के लिए कैसा काम करेगा, ए डैश बी डैश, देखिए मैकेनिज्म कुछ ऐसा है। ए बी की पहली इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, इसकी एक इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश। ये नेचर में कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसी रियल और इन्वर्टेड इमेज को हम लोग एज इमेजिन कर सकते हैं, या इट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस, आई पीस लेंस। और आई पीस लेंस क्या करेगा, इसकी एक वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज आपको देगा, विच इज ए डबल डैश बी डबल डैश। ये रही ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ये फाइनल इमेज हुई। देखिए फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगी हमारे आई पीस पे, ये यहाँ से हम ऑब्जर्व करें, ये आपकी आई लगी, उसको हम क्या कहेंगे, बीटा। और ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा, ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट को अगर हम यहीं पर ए बी लेंथ जितना माने, तो ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा है वो कितना हो जा रहा है, अल्फा। तो इन्हीं दो वैल्यूज को अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में रखें तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा वो आएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा आपका 1 प्लस डी बाई एफ ई और 1 माइनस वी ओ बाई एफ ओ। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस की बात कर रहा है, जिसमें एक एज नॉर्मल लेंस काम करता है। दोनों लेंसेज का काम क्या है, आप अगर कायदे से देखें तो इन दोनों लेंसेज में से एक नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस की जैसे, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे वर्क कर रहा है, माइक्रोस्कोप के जैसे वर्क कर रहा है। तो आप इसको अगर ऐसे समझना चाहें कि हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ एक कॉन्वेक्स लेंस को अगर अरेंज करें तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जैसे वर्क करेगा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी मैग्निफिकेशन के दो टाइप्स होते हैं कि मैग्निफिकेशन कब मैक्सिमम हो रहा है और कब मिनिमम। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, इसका केस होता है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी। जब आपकी इमेज एट कैपिटल डी फॉर्म हो रही हो तो उस केस में हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रहता है। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का अभी आपको फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस डी बाई एफ ई और वी ओ बाई यू ओ, ये होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मिनिमम मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में जो इमेज होती है, इमेज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी, नहीं सॉरी, मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज आपकी बनेगी इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे बनेगी तो उसके लिए m का जो यानी मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा, इसमें से ये 1 वाला टर्म गायब होता है, वी ओ बाई यू ओ मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों केसेस को याद रखना है। सिंपल से इससे क्वेश्चन आते, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि आप रे डायग्राम्स की हेल्प से बताइए कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करता है, तो वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद वो मैग्निफिकेशन के फार्मूलाज पूछता है आपसे, उसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे वो कहानी नहीं पूछी जाएगी कि ये फार्मूलाज कैसे हैं। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, इन 2 फार्मूलाज को याद रखना है और इनकी कंडीशन याद रखनी कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है तब इमेज कहाँ पर बनेगी और फार्मूला क्या होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन है तब इमेज कहाँ पर बनेगी और फार्मूला क्या होगा। अगर इस तरीके की स्मार्ट स्टडी आप करके जाएंगे तो कम मेहनत में आप
ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। अब इसमें लिखाने को ये भी लिखाया जाए कि इसका डेरिवेशन कैसे है, कहाँ से आया, बट वो आपके काम का उतना नहीं है। तो आपको इस समय पर अपने टाइम को जितना हो सके उतना बचाना है। आपको वो सारी चीज़ें, हम पहले भी कह चुके हैं अपने लेक्चर्स में, कि आपको उन चीज़ों पे फोकस अब नहीं करना है जो आपका टाइम को किल करेंगी। आपको सिर्फ स्मार्ट तरीके से सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर करके चल सकते हैं। यानी थ्योरी वाले पोर्शन को, जो जो लिखने से आपको नंबर नहीं मिलते हैं, उन चीज़ों को आप इग्नोर करके चल सकते हैं। माइक्रोस्कोप, चलिए हम लोग बात करते हैं। हमारा जो माइक्रोस्कोप है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें दो लेंसेज होते हैं, आप जानते हैं। एक को हम लोग आईपीस और दूसरे को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, तो एफ ओ की वैल्यू दी है आपको 2 सेंटीमीटर। आईपीस लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है आपको 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन L की वैल्यू दी है आपको 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमें अपने ऑब्जेक्ट को पहले वाले लेंस से कितना दूर रखना चाहिए ताकि जो हमारी इमेज बने वो कहाँ पर बने। ए केस की बात करें हम, वो 25 सेंटीमीटर पर जाकर बने, ये आपको बताना है। तो हमें बेसिकली इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें यूई की वैल्यू, सॉरी यूओ की वैल्यू कैलकुलेट करनी कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रहे कि ये जो वैल्यू है, ये जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर बने, हमारी कैपिटल डी पर। तो ए बी की, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी की इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, और उस ए डैश बी डैश की एक फाइनल इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो हमें इस क्वेश्चन को उल्टा समझते हुए चलना है। देखिए आई पीस लेंस के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, आई पीस लेंस के लिए हमें फोकल लेंथ भी दी है और इमेज की डिस्टेंस भी दी है। तो फॉर आई पीस लेंस वन बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई इक्वल्स टू 1 बाई एफ ई। यहाँ से 1 बाई यू ई की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई एफ ई। ये इस साइड आएगा देखिए और प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर वैल्यूज हम पुट करें तो आपका एक मिनट हाँ ठीक, यहाँ से होगा आपका 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई एफ ई इक्वल्स टू 1 बाई यू ई। वैल्यूज रखिए तो वी ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, तो 1 बाई 25 माइनस का 625, फोकल लेंथ हो जाएगा 625। और ये डिस्टेंस आप जानते हैं क्योंकि ऑप्टिकल जो आपके इंसिडेंट रेस है उसके अपोजिट है, तो हम माइनस का 125 रखेंगे और ये हो जाएगा आपका 1 बाई यू ई। तो यहाँ से 1 बाई यू ई की वैल्यू कितनी आएगी, जब आप डेसिमल हटाए तो ये ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा 625। तो 1 बाई यू ई इक्वल्स टू 625, ये 25 टाइम्स जाएगा तो माइनस का 25 और माइनस का 100, तो ये कितना बना ऊपर माइनस का 125 डिवाइडेड बाई 625। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, एक दूसरे को कैंसिल ये करेंगे 5 टाइम्स। तो यहाँ से यू ई की जो वैल्यू आई भाई माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब यू ई का मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 5, माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि इसकी डिस्टेंस इतनी। टोटल लेंथ यानी टोटल डिफरेंस हमें कितना दे रखा है L, वो दे रखा है 15। तो यहाँ से ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज होगी, जहाँ पर इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हम ये कहेंगे L इक्वल्स टू VO प्लस UE। भाई ऐसे ही तो है। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज जहाँ तक बन रही है वो लेंथ प्लस आपका आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट जहां रखा है वो लेंथ, उन दोनों का सम ही तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बताएगा। तो L इक्वल्स टू VO प्लस UE। यहाँ से अगर हम VO की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हो जाएगा L माइनस मॉड ऑफ, दोनों का मॉड लगेगा, मॉड ऑफ UE। मॉड का मतलब ये माइनस को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5 और VO कितना आएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर आया और फोकल लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो हमारे पास जो VO आया है, तो हमारे पास जो VO आया है वो आया है 10 सेंटीमीटर।
FO दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। अब फिर से हम फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/VO माइनस 1/UO इक्वल्स टू 1/FO। तो अगर इसके लिए फार्मूला लगाए तो ये हो जाएगा 1/UO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/FO। वैल्यूज रखिए, VO की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10। ऐसे ही FO की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2। एलसीएम लेने पे आएगा 10, 1 माइनस 5 इसका मतलब -4 डिवाइडेड बाई 10, 1/UO चल रहा है, इसका मतलब U की वैल्यू आएगी, UO की वैल्यू आएगी माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस कुछ ऐसा था, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा और ये आई पीस। तो अब ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट अपना 2.5, ये माइनस सिंबल ये बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से लेफ्ट साइड रखा होना चाहिए। तो अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से 2.5 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो हमारी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, कैपिटल D पर। ये इसका सिर्फ एक पोर्शन हुआ। इसी तरीके से इसका एक दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट भी था, उसमें कह रहा है कि अब इमेज को अगर हमें इन्फिनिटी पे बनाना हो, भाई इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना हो तो आपको बेसिकली क्या चेंज करना पड़ेगा, जहां पर भी VE की वैल्यू 25 रख रहे थे हम, वहां पर हम इन्फिनिटी। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें VE की, अब फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने का मतलब ये वाला टर्म आपका 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, ठीक। 1/इन्फिनिटी का मतलब ये पूरी कैलकुलेशन यहां पर चेंज हो जाएगी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0, 1/इन्फिनिटी वाला टर्म किस में कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 में कैंसिल हुआ, तो 1/UE की वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगा माइनस का 1/6.25, 6.25 इसका मतलब माइनस का 6.25 आपका UE की वैल्यू आ जाएगी। UE की वैल्यू अगर 6.25 हुआ तो 15 में से माइनस करने पर 6.25 को माइनस करने पर हमारे पास बचेगा 8.75 सेंटीमीटर। और इसी को अगर हम आगे वैल्यूज में पुट करें तो यहाँ पर जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है वो बन रही है 8.75 सेंटीमीटर पे, और 10 की जगह हमारे पास हमें जो मिलेगा वैल्यू होगी वो 1/8.75 इक्वल्स टू 1/8.75 माइनस का 1/2। डेसिमल हटाएंगे 2 0 ऊपर, इसको कैंसिल करें अगर हम तो 5 से 1 बचेगा हमारे पास 3 7 2 5 और ये हो जाएगा 20 175 का अगर हम 2 टाइम्स करें तो आएगा 0 5 350 मल्टीप्लाई 40 माइनस 175, इसको जरा सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 531 डिवाइडेड बाई 350। तो जो वैल्यू बचेगी हमारे पास ऑब्जेक्ट की हो जाएगी माइनस का 135, या आपकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 350 डिवाइडेड बाई 135। अब फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पर हमें प्लेस करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, छोटी वैल्यू हो जाएगी, डेसिमल में आ जाएगी, बट अगर फ्रैक्शन में भी रखते हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी उसको 5 से कैंसिल करेंगे, फिर 7 से कैंसिल करेंगे, क्या सारी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट अब ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव लेंस से इतने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तब आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे, तब आपकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपका माइक्रोस्कोप से कि आपको पोजीशन बतानी होगी, आपको इमेज बताना होगा, या आपको इमेज की डिस्टेंस दे रखी है ऑब्जेक्ट की बतानी होगी, या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है इमेज की बतानी होगी। तो दोनों तरीके से माइक्रोस्कोप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक डेरिवेशन के बेसिस पे, दूसरा उससे आने वाले न्यूमेरिकल के बेसिस पे। तो माइक्रोस्कोप के बाद हम लोग चलते हैं अपना टेलीस्कोप के तरफ। टेलीस्कोप भी लगभग माइक्रोस्कोप के जैसी वर्किंग है इसकी। टेलीस्कोप का काम क्या होता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे प्लैनेट्स हुए, अपने स्टार्स हुए, इनको क्या होता है, पास लाता है। ये मैग्नीफाई नहीं करता, इनको पास लाने की कोशिश करता है ऑब्जर्व करने के हिसाब से। तो यहाँ पे रिजॉल्व करता है, तो रिजॉल्विंग पावर आएगी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर। इसका भी फॉर्मूला रहता है β/α, बट बीटा और अल्फा में थोड़ा चेंज है। बीटा तो वही अपना रहेगा, एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज
कोई समस्या नहीं इसमें, हम लोग माइक्रोस्कोप में अभी इसको देख के आए। बट जो अल्फा होता है वो हो जाएगा एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट। बस इसमें वो कंडीशन हट जाएगी कि ऑब्जेक्ट को एट कैपिटल डी पर प्लेस होना है, क्योंकि आप जानते हैं आप किसी भी प्लैनेट को 25 सेंटीमीटर पे प्लेस नहीं कर सकते। तो वहां से ये कंडीशन कि एट कैपिटल डी ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेगी। इस वाली कंडीशन को हम लोग हटा देते हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के लिए काम करती है। सेम काम है। अब आप जानते हैं क्योंकि टेलीस्कोप का काम क्या होता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को कैसा होना पड़ेगा, बड़ा। और जो हम आईपीस जिससे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको कैसा होने की जरूरत, अपर्चर को बड़ा होने के लिए जरूरत इसलिए क्योंकि अपर्चर या ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा रेज इसमें हमारी स्टोर होंगी, और जितनी ज़्यादा रेज स्टोर होंगी इमेज उतनी ही क्लियर होगी। रे ऑप्टिक्स में जितनी ज़्यादा रेज कहीं पर आकर एक दूसरे को कोलाइड करती हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, जो इमेज बनती है उतनी ही फाइन बनती है। जितनी कम रेज रहेंगी उतनी ब्लर्ड इमेज रहेगी। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। मान लेते हैं इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा है ए बी, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि ए बी ऑब्जेक्ट है। तो वहां से इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो आप जानते हैं पैरेलल रेज होती हैं, और उन पैरेलल रेज की जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, फोकस पे। और कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज कैसी बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो ए बी की हमने एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाई यहाँ पर ए डैश बी डैश, और इसी ए डैश बी डैश की एक इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ऐसा, ए डबल डैश बी डबल डैश। इसी ऑब्जेक्ट की एक रियल और इन्वर्टेड इमेज, आपकी मैग्नीफाइड इमेज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश। तो बिल्कुल अपोजिट वर्किंग है एक दूसरे से, लेकिन काम वही है। एक लेंस एक इमेज बना के देगा और वही इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और दूसरा लेंस उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज आपको बनाकर प्रेजेंट करता है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो आईपीस लेंस, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर यहाँ पर बड़ा रहता है और आईपीस लेंस का अपर्चर छोटा होता है। अच्छा, इससे इसकी वर्किंग से ज़्यादा इससे आते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अभी हम लोग उन बात की, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसके ड्रॉबैक्स कई बार पूछे जाते हैं। ड्रॉबैक्स, तो ड्रॉबैक सबसे पहला तो ये नॉट इजी टू हैंडल, ओके, हार्ड टू हैंडल, केयर एंड मैन्युफैक्चर। तीन समस्याएं हैं। आप जितना बढ़िया इमेज चाहते हैं उतना ज़्यादा बड़ा आपको ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना पड़ेगा, बट लेंस में दिक्कत क्या होती है, उसको बनाना उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और उसको बनाने के साथ उसको केयर करना, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, नॉट इजी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें तीन समस्याएं हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली है, दूसरी केयर एंड हैंडल वाला जो पोर्शन है वो भी काफ़ी हार्ड है। तो एक समस्या तो ये आई। दूसरी समस्या आई इसमें क्रोमैटिक एबेरेशन की, और तीसरी, अभी इस बात को डिस्कस करेंगे। तीसरी समस्या आई इसमें स्फेरिकल एबेरेशन की। अब ये दो टर्म क्या है, देखिए ऊपर वाली कहानी तो नॉर्मल सी बात हो गई कि भाई पैसे लग रहे हैं या संभालने में उतना टफ नहीं, बट वो साइंटिफिकली उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा था। बट जो ये टर्म्स है क्रोमैटिक एबेरेशन और स्फेरिकल एबेरेशन, इनकी वजह से हमें इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से दूसरी टेलीस्कोप की तरफ जाना पड़ा। तो पहले समझते हैं कि स्फेरिकल एबेरेशन क्या होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी लेंस पर पैरेलल रेज को इंसिडेंट कराते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या करेगा, सभी रेज को फोकस पॉइंट पर क्या करता है, इस तरीके से कन्वर्ट करा देगा। बट जब भी आपने ये पढ़ा होगा तो उसके साथ एक स्टेटमेंट और जुड़ा होता है कि ये सारी बातें स्मॉल अपर्चर के लिए हो रही, स्मॉल अपर्चर यानी थिन लेंसेज के लिए हो रही है। कैसे लेंसेज के लिए, थिन लेंसेज के लिए हो रही। बट जो टेलीस्कोप में हम लेंसेज यूज कर रहे हैं वो ना तो स्मॉल अपर्चर के हैं, भाई ऑब्जेक्टिव लेंस ना तो स्मॉल अपर्चर का है ना ही थिन लेंस है। तो उसमें होगा क्या, उसमें ये होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली जो रेज होंगी उनकी एक इमेज बनेगी, मतलब वो एक पॉइंट पे अपना कन्वर्ज होंगे, और जो एक्सट्रीम पर होते हैं, एक्सट्रीम पर जो रेज होती हैं,
जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर है, उनकी एक डबल इमेज बनेगी, दूसरी जगह इमेज, यानी वो दूसरा एक कन्वर्जिंग पॉइंट ढूंढेंगे और वहाँ पर इमेज बनाएंगे। तो इससे होगा क्या, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होगी उसकी डबल डबल इमेज दिखती है, ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है और इमेज कैसी हो जाती है, ब्लर्ड हो जाती है। ब्लर्ड ओवरलैपिंग, भाई एक ही जगह पर दो इमेज दिखेंगी तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे में ओवरलैप होंगी और ब्लरीनेस आ जाती है। तो एक तो ये समस्या हो गई। दूसरी समस्या आई क्रोमेटिक एबरेशन की। आप जानते हैं कि कोई भी लाइट रे, व्हाइट लाइट जब भी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो कलर्स में डिवाइड होती है। कलर्स में डिवाइड होने से होगा क्या, जब कोई लाइट यहाँ से डिवाइड होगी तो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग, भाई अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो आप जानते हैं कि अलग कलर की एक अलग इमेज बन रही, दूसरी वेवलेंथ की इमेज अलग बन रही, तीसरी वेवलेंथ की इमेज अलग बन रही। इस तरीके से हर एक कलर की एक अलग इमेज बनती है और वो सारी इमेजेस आपस में ओवरलैप करके जो हमारी इमेज है उसको ब्लर कर रही है। तो हमारे पास जो मेन समस्या आई वो आई ये आपकी स्फेरिकल एबरेशन की और क्रोमेटिक एबरेशन की। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए हमें एक नए तरीके की टेलीस्कोप की नीड हुई और उसको नाम दिया गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, या फिर इसको कहा गया कैसाग्रेन टेलीस्कोप। इसको नाम दिया गया कैसाग्रेन टेलीस्कोप। जो दो बड़ी बड़ी समस्याएं थी पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहला था क्रोमेटिक एबरेशन। तो क्रोमेटिक एबरेशन कब हो रहा था, जब लाइट आपकी रिफ्रैक्ट हो रही थी। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया, रिफ्रैक्शन को ही हटा देते हैं। रिफ्रैक्शन हटा के हम लोगों ने क्या किया, मिरर का यूज किया। लेंस हटाकर किसका यूज हो गया, मिरर्स का यूज किया गया। मिरर्स के होने से लाइट का रिफ्रैक्शन भाई नहीं होगा। जब लाइट का रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो लाइट कलर्स में डिवाइड नहीं होंगी और क्रोमेटिक एबरेशन वाली समस्या खत्म। क्रोमेटिक एबरेशन को खत्म किया मिरर का यूज करके। अब दूसरी समस्या क्या थी, स्फेरिकल एबरेशन वाली, की अलग अलग डिस्टेंस पे इमेजेस बन रही क्योंकि हमारा अपर्चर बड़ा है। उसको समस्या को दूर करने के लिए जो हमने मिरर यूज किया वो पैराबोलाइडल शेप का यूज किया। उसके लिए एक खास तरीके के शेप का यूज किया गया जिसको नाम दिया गया पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर। पैराबोलाइडल शेप होने की वजह से, पैराबोलाइडल शेप कॉनकेव मिरर होने की वजह से ही क्या हो रहा है, जितनी भी लाइट रेज इनकी इंसिडेंट होंगी उन सभी को एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा था, ये कन्वर्ज कर रहा था इस तरीके से। जैसे पैराबोलाइडल शेप है तो इन सभी लाइट रेज को ये एक ही पॉइंट पर इस तरीके से कन्वर्ज कर रहा था। यहाँ पर सिंगल कितनी भी इमेजेस आप कितनी भी रेज आप इस पर इंसिडेंट कराइए वो सारी एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। और क्योंकि मिरर बनाना भी आसान है भाई, लेंस के कंपैरिजन में मिरर का मैन्युफैक्चराइजेशन आसान है, तो मिरर को हम उतने बड़े शेप का बना भी सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेज आ जाए। उसके बाद क्या किया गया, इसी के पाथ में एक दूसरा मिरर को हम लोगों ने यूज़ किया, दूसरे कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जो कि इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा था और रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर आईपीस के पास भेज रहा था। और यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस अगर हम लगा दें तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको इमेज दिखेगी। तो ये वर्किंग हो गई आपकी कैसाग्रेन टेलीस्कोप की। तो कैसाग्रेन टेलीस्कोप आपसे पूछा जाता है कि कैसे ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ड्रॉबैक्स को दूर करता है, या कैसे ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से बेहतर है। तो आपको यही समझाना है कि सबसे पहला ये इजी टू मैन्युफैक्चर है, इजी टू मिरर आप जानते हैं, इजी टू मैन्युफैक्चर, केयर एंड हैंडल वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे मेन चीजें थी, ये क्रोमेटिक एबरेशन की समस्या को दूर करता है और पैराबोलाइडल शेप होने की वजह से ये आपके स्फेरिकल एबरेशन की समस्या को भी दूर करता है। तो ये बात हो गई टेलीस्कोप की। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि आज हम लोगों ने बात की प्रिज्म की। प्रिज्म के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल देखे हमने, एक प्रिज्म का न्यूमेरिकल देखा, टेलीस्कोप की बात कर ली, टेलीस्कोप के दोनों शेप्स की बात कर ली। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट इसके रे डायग्राम ही है, इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम और इसके रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूलाज। तो अगर आप फॉर्मूलाज और रे डायग्राम देख के जा रहे हैं तो मेरी तरफ से गारंटी मानिए कि टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं छूटेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्दी, बहुत जल्दी हमारी वेव ऑप्टिक्स की वीडियो आप तक पहुंचेगी, तो चैनल पे बने रहें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप जो 12th क्लास के बच्चे हैं और आपके आसपास के जितने बच्चे हैं वो इन चीज़ों का, इस कंटेंट का फ़ायदा उठा पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपने स्कोर करें।